Hi, hi, hello everyone. Give me a thumbs up. अरे इसमें ट्रेंड आप देखते रहिए। हम एनालाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, हमने काफी ब्रेनस्टॉर्म करा है क्वेश्चंस को लेके, काफी सारी चीजें देखी हैं। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर एनरिच्ड टुडे विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन। इस सेक्शन में आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो गिव मी अ थम्स अप इफ द साउंड इज फाइन एंड यू कैन सी एंड द एंटायर फ्रेम, सब कुछ ठीक है। एक थम्स अप दे मुझे। Yes, yes, guys, increase your energy levels and tell me, give me a thumbs up. चलिए जी, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। What kind of question has been given over here? So consider the following statements. Statements को consider करें. Other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो प्राइस है इसका किस तरीके से चेंज करेगा, किस तरीके से मतलब ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से द प्राइस वुड रेगुलेट और द प्राइस वुड चेंज। तो हम ये देखने वाले हैं, वील बी अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड। मार्केट डिमांड जो है वो क्या करता है, व्हाट डज इट डू फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। तो मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। जो डिमांड है वो किस तरीके से इंक्रीज करेगी, मार्केट डिमांड माइट इंक्रीज। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिमांड एंड सप्लाई से पिछले 3-4 सालों में आप देखिए क्वेश्चंस आए हैं। दे हैव बीन फ्रीक्वेंट इन आस्किंग क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू मार्केट डिमांड। सो अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। इंक्रीज की बात करी जा रही है। तो हम जब अनचेंज की बात करते हैं, रिमेनिंग अनचेंज्ड, इसको हम लैटिन वर्ड्स में कहते हैं सेटेरिस पैराबस। ये आपने क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमी के एनसीईआरटी में देखा होगा। यू वुड हैव डेफिनेटली हैड सीन इन द माइक्रो इकोनॉमी सेक्शन। तो इनमें से ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट डिमांड इंक्रीज होगी। देखिए, डिमांड इंक्रीज तब होती है जब प्राइस गिरता है, बड़ा सिंपल। और यहाँ पे लिखा है इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। सो फोर्थ इज बाय डिफॉल्ट करेक्ट कि प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि आपने बाकी चीजें अनफेस्ड अनचेंज रखी हुई है। इट्स वेरी सिंपल। मतलब इसमें ये तो डिमांड का पहला कॉन्सेप्ट है, पहली क्लास में ये पढ़ते हैं हम लोग। तो फोर्थ क्योंकि ठीक है, तो इस कारण आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। उसके सिवा सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सब्सटीट्यूट, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोक का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस विच वुड इंक्रीज द डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड। तो अगर ये गुड एक्स है तो गुड वाई जो है, गुड वाई का प्राइस अगर बढ़ता है तो गुड एक्स का डिमांड बढ़ जाएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। कोक एंड बर्गर, मैकडोनल्ड्स की एक हैप्पी मील होती है, ठीक है। बर्गर एंड कोक, अगर बर्गर का प्राइस बढ़ता है और बर्गर का कंजम्पशन कम होता है तो साथ में कोक का भी कंजम्पशन कम होता है। मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड, अगर मोबाइल फोन का प्राइस बढ़ता है तो सिम कार्ड उसके साथ क्योंकि बिकता है, तो मोबाइल फोन का डिमांड कम होगा तो सिम कार्ड का भी डिमांड कम हो जाएगा। अगर कार एंड पेट्रोल, अगर पेट्रोल महंगा होता है तो लोग गाड़ी नहीं खरीदते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ने से जो उसके कॉम्प्लीमेंट गुड है उस पर नेगेटिव फर्क पड़ता है या पॉजिटिव फर्क पड़ता है, डिपेंडिंग। अगर प्राइस बढ़ेगा तो नेगेटिव फर्क पड़ेगा, प्राइस कम होगा तो पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द गुड इज एन इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड मतलब क्या होता है, अ गुड विच इज नॉट, इट इज नॉट अ नॉर्मल गुड, इट इज एन इंफीरियर गुड। नमक, हमारी इनकम चाहे जो मर्जी हो, हम नमक उतना ही खाएंगे, उतना ही कंज्यूम करेंगे। मेडिसिन, आपकी इनकम 0 है, एक्स है, वाई है, 10x है, 100x है, आप मेडिसिन उतनी ही कंज्यूम करोगे, राइट। इट इज एन इंफीरियर गुड। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो इंफीरियर गुड या इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, इंफीरियर गुड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट वुड नॉट इम्पैक्ट मच। सो दिस इज इनकरेक्ट। 1 and 4 is the best option. A, 1 and 4 is the best option. तो आई होप ये आपका ठीक हुआ होगा। दिस आई वुड रेट एज मॉडरेटली डिफिकल्ट, रीजन बीइंग कि आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा बाकी के ऑप्शंस को। वरना ऑप्शन 4 और ऑप्शन 1 जो सही ऑप्शन है वो डायरेक्ट है, जो बाकी के ऑप्शंस है वो इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट,
अगला जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे, भारत में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो उसमें क्या चीज बोली गई है, बड़े सीधे स्टेटमेंट्स हैं। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स। तो सुपरवाइज्ड रेगुलेटेड है लोकल बोर्ड्स द्वारा, सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो लोकल बोर्ड्स एंड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट सब्जेक्ट है। ये ये तो बेसिक फैक्ट है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बेसिक फैक्ट है कि इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राइट। बट यहाँ पे दो वर्ड्स यूज करे हुए हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है। पहला वर्ड है सुपरवाइज्ड और दूसरा वर्ड है रेगुलेटेड। तो सुपरवाइज्ड और रेगुलेटेड, क्या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बोर्ड्स इसको रेगुलेट भी करते हैं? क्या इन बैंक्स को रेगुलेट इनके द्वारा ही करा जाता है? इज कंफ्यूजिंग, which is not। आरबीआई रेगुलेट करता है। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, बिल्कुल सही बात है, इनको पावर दी गई है। और ये थर्ड स्टेटमेंट एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। दे वर ब्रॉट अंडर परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। तो इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या अब बैंकिंग लॉस के तहत लाया गया था सन 1966 में। ये तो हिस्टोरिकल फैक्चुअल स्टेटमेंट हो गया, दिस इज करेक्ट। और जो हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत आरबीआई को इसकी पावर दी गई है। तो ये आप जब क्वेश्चंस देख पा रहे हो तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो आपके बैंकिंग स्ट्रक्चर में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ही आते हैं। तो हम बैंक्स को कैसे डिवाइड करते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अंदर आप कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स में लेकर आते हो। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, रूरल कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जिनको पावर्स ऑफ ऑपरेटिंग बैंक्स और ऑपरेटिंग डूइंग बैंकिंग प्रोसीजर्स ये रिजर्व बैंक से मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, बी इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। सो इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स की यील्ड है, यील्ड का मतलब होता है बॉन्ड के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, उसे बोलते हैं यील्ड। सो इफ आई इन्वेस्ट समवेयर, अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, उसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, आरओआई बोल लीजिए, इंटरेस्ट रेट बोल लीजिए, कूपन रेट बोल लीजिए, उसको यील्ड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज यील्ड। तो व्हेन वी टॉक अबाउट यील्ड, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इस यील्ड पे किस किस चीज का फर्क पड़ता है, किस चीज से ये इन्फ्लुएंस होता है? देखो, यील्ड पे फर्क बहुत चीजों का होता है। अब गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट दे रही है उसका, उस पर कैसे फर्क होगा? उसका फर्क होगा इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, कि इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो उसका फर्क पड़ेगा, इट विल डेफिनेटली इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट्स, वुड इंपैक्ट, और चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स वुड इंपैक्ट द यील्ड रिटर्न। एक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी के रेगुलेशन में सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो ये चीज इसके इसके थ्रू यील्ड्स जो है वो इंपैक्ट होती है। एंड थर्ड इज एक्शंस ऑफ यूएस फेड रिजर्व। क्या किसी दूसरे देश के बैंक या फेड रिजर्व के चेंजेस की वजह से क्या हम पे इंपैक्ट पड़ता है? क्या हमारे बॉन्ड यील्ड्स पे इंपैक्ट पड़ता है? ग्लोबली इन चीजों पे इंपैक्ट पड़ता है। इट डेफिनेटली इंपैक्ट्स, इस चीज का इंपैक्ट पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक सेट में लेकर आता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इम्पैक्ट द यील्ड ऑफ बॉन्ड्स। यील्ड ऑफ बॉन्ड्स का इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी न्यूज में रहा है पिछले 4-5 सालों से। स्पेसिफिकली डीवैल्यूएशन टर्म बहुत न्यूज में रही है। सो आई डोंट थिंक इसमें किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए। कम से कम इस टर्म के बारे में पता तो सभी को होना चाहिए, सुना सब ने होगा। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और नेसेसरीली। सो इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी करेंसी वीजावी एनी फॉरेन करेंसी। जैसे इंडियन रुपी वीजावी डॉलर, चाइनीज आरएमबी वीजावी डॉलर। तो चाइनीज करेंसी डीवैल्यू होती है। दो टर्म्स होती हैं, डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो, मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई, उसकी वजह से अगर करेंसी की वैल्यू कम हो, उसे डिप्रिसिएशन कहा जाता है। और अगर आप
डेलिबरेटली कोई सरकार जानबूझ के अपनी ही करेंसी की वैल्यू कम करे, उसे डीवैल्यूएशन कहा जाता है। अब आप बोलोगे क्यों होगी, क्यों करेगा कोई अपनी ही करेंसी को, क्यों अंडर वैल्यू करेगा, डीवैल्यू करेगा? उसको डीवैल्यूएशन करने का बेसिक पर्पस होता है टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। ये प्राइमरी रीजन है जो कि चाइना ने 2016 15-16 से स्टार्ट करा था इन ऑर्डर टू गेट इनटू दैट ट्रेड, जो एसडीआर वैल्यूएशन में अपनी करेंसी वो लाना चाहते थे। तो आपने एसडीआर सुना होगा, आईएमएफ का यूनिट होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। सो इम्प्रूव्स द कंपेटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट्स। अपने एक्सपोर्ट्स को दूसरे देश में बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दो, तो एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। अगर मेरी चीज दूसरे देश में जाती है और सस्ती होती है तो वहां पे जाके ज्यादा कंपेटिटिव होती है, तो इट इंप्रूव्स कंपेटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट। 100% करेक्ट। इस टाइप ये देखिए पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, इसमें गलती हो ही नहीं सकती। इसके पहले जो डिमांड सप्लाई वाला हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें गलती हो ही नहीं सकती अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा है तो। इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, नो। अभी अब देखा हमने डीवैल्यूएशन, इट डिक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो सेकंड एलिमिनेट होता है, तो बी और डी चले जाते हैं। इंप्रूव्स ट्रेड बैलेंस। सो यहाँ पे देखिए नेसेसरीली वर्ड लिखा हुआ है, इट मे और मे नॉट इंप्रूव ट्रेड बैलेंस। आई रिपीट, इट मे और मे नॉट इंप्रूव ट्रेड बैलेंस। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, वन ओनली। तो इस तरीके से देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट हैव बीन आस्क्ड। अब ये भी आप अगर क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ब्लैक मनी पे, काले धन पे क्वेश्चन है। Which one of the following effects of creation of black money ब्लैक मनी के क्रिएशन पे क्या हुआ है? ब्लैक मनी के क्रिएशन पे इंडिया हैज बीन मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के ऊपर एक मेन कॉज ऑफ वरी रहा है। क्या रहा है? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, सारे ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, सारे ऑप्शंस ठीक। तो ब्लैक मनी के क्रिएशन से भारत सरकार पे क्या फर्क पड़ा, भारत सरकार को चिंता क्यों रहे, ये सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऑल 4 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, बट मेन कॉज ऑफ वरी क्या है? अब आप बोलोगे सर कैसे आइडेंटिफाई करूं मैं मेन कॉज ऑफ वरी? भाई सारे कॉजेज ऑफ वरी है। अगर आप सरकार में बैठे हो एज अ ब्यूरोक्रेट, आप एज एन आईएएस ऑफिसर, एट अ सेक्रेटरी लेवल, पॉलिसी मेकर, एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन आईआरएस ऑफिसर, अगर आप बैठे हो तो आप बोलोगे हर चीज का फर्क है। बिल्कुल है। मेन कॉज ऑफ वरी क्या है? डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट। भाई देखिए काला धन कहाँ लगा? रियल एस्टेट में, जमीन खरीद ली आपने, बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में सुना होगा। भरमार जमीन हिंदुस्तान में है जो किसी के नाम पे ही नहीं है, फिक्टिशियस नेम्स है, ऐसे लोग जो एग्जिस्ट ही नहीं करते पेपर पे। सो परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, दिस इज समथिंग विच इज डन विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक मनी। ब्लैक मनी के साथ ये चीज करा जाता है। लेकिन क्या ये कंसर्न है भारत सरकार के लिए या नहीं है? बाकी ऑप्शंस में देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक मनी का देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ब्लैक मनी सर्कुलेशन में नहीं आता, इट डज नॉट कम इन सर्कुलेशन। काला धन है, लोगों ने सोने के बिस्किट खरीद लिए, सिल्लियां खरीद ली, डिपेंडिंग कितना पैसा है, अपने घरों में दीवारों में चिनवा दिया, बाथरूम की टाइलों के नीचे रख लिया, सोफे में रख लिया, यहाँ रख लिया, वहां रख लिया। वो डेड एसेट है, उसका कोई फायदा नहीं है इकोनॉमी के लिए, उसकी वैल्यू 0 है इकोनॉमी के लिए, वो डेड एसेट है। ये लोग करते हैं, प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, ये वो, ये सब यूजलेस चीजें हैं। लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। तो डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक रीजनलिज्म का ग्रोथ, और ये लीगल मैटर है, ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन ये लीगल मैटर है। और लास्ट है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स एवेजन। ये भी एक ब्लैक मनी की वजह से। ब्लैक मनी क्यों करते हैं लोग जनरेट? ताकि टैक्स ना पे करना पड़े। अब देखो, परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट इन, अब यहाँ पे क्या होता है कि लग्जरी हाउसिंग में इन्वेस्ट करा या रियल एस्टेट में अगर आपने पैसा डाला ब्लैक मनी, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। लेकिन इसमें फिर भी रियल एस्टेट बिल्ड हुआ, नौकरी मिली लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, राइट, ये सब चीजें हुई, तो इससे फिर भी कुछ ना कुछ फायदा है। ये मेन कॉज ऑफ वरी नहीं है। सेम यहाँ पे है, क्योंकि इसमें जो है गवर्नमेंट कुछ चीजों की वजह से पैसा कमाती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी की वजह से पैसा कमा लिया, जो बेच रहा है उसने पैसा कमा लिया, some people have earned money. This large donations to political parties is something which is probably a security concern or a legal concern. The biggest concern is
लॉस ऑफ टैक्स टू द एक्सचेकर, क्योंकि भारत सरकार को फिस्कल डेफिसिट को फंड करना होता है, क्योंकि भारत सरकार की आमदनी टैक्सेशन रेवेन्यू की वजह से कम होती है। टैक्स एवेजन, टैक्स एवेजन का मतलब है टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी कैसे होती है? जब आप काला धन जनरेट करते हो। तो टैक्स की चोरी हुई, टैक्स एवेजन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू जो है वो क्या हो गया? रेवेन्यू रिड्यूस्ड, रेवेन्यू कम हो गया। रेवेन्यू कम हो गया, खर्चे मान लीजिए उतने ही है, तो एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इज इक्वल टू डेफिसिट। इसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा अगर रेवेन्यू कम होगा टैक्स की चोरी की वजह से, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो भारत सरकार को बोरोइंग करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी गवर्नमेंट को बिग टाइम। क्यों? क्योंकि ये चीज बर्डन डालेगा फ्यूचर जनरेशंस पे। इसका रिपल इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट बहुत बड़ा है। सो ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट इन्फ्लेशनरी, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, अब आपसे पूछ लिया मोस्ट इन्फ्लेशनरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सारे इन्फ्लेशनरी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इन्फ्लेशनरी कौन सी चीज हो। इको में जब हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ना ऑर्डर होता है। ऑर्डर कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए आरबीआई ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करी, तो दैट इज इन्फ्लेशनरी, लोगों के हाथ में पैसा चला गया, ये इन्फ्लेशनरी है। सरकार ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करी, दैट इज इन्फ्लेशनरी, ये ऊपर चला गया। मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के तरीके क्या है कि सीआरआर कम कर दो, एसएलआर कम कर दो, उसकी वजह से इन्फ्लेशन चला गया। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी जो है वो होता है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, कि आपने करेंसी को प्रिंट करा। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी इसलिए होता है बिकॉज यू आर पुटिंग न्यू मनी इन द मार्केट। मान लीजिए हमारे इकोनॉमी में 100 रुपीज है, यही सर्कुलेट कर रहे हैं, इसी के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, इसी के थ्रू फिस्कल पॉलिसी, इसी के थ्रू सारी पॉलिसीज जो है रोटेट हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, दिस इज हैपनिंग। लेकिन वो 100 रुपए के अंदर ही इन्फ्लेशन होगा, जो होगा इसी के अंदर होगा। अब इसके ऊपर आपने 5 रुपए और डाल दिए इकोनॉमी में, 105 का बैलेंस हो गया, तो ये 5 रुपए जो एक्स्ट्रा है ये बहुत नुकसान करते हैं। दिस इज समथिंग विच इज डेरोगेटरी इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। दिस इज न्यू मनी विच विल क्रिएट न्यू इन्फ्लेशन। नाउ यू हैव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ऑन 105, earlier you had to control inflation on 100. So option D is the most appropriate option. New money to finance a budget deficit. बजट डेफिसिट को फाइनेंस करना है, उसके लिए नया पैसा जब आप लेकर आते हो, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी इज समथिंग व्हिच इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी। ये मोस्ट इन्फ्लेशनरी। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट इन्फ्लेशनरी है। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। बजट एक तरफ से, ये तो वो बात हो गई कि आपने एक तरफ से पैसा लिया दूसरी जगह खर्च कर दिया, ये भी कुछ इन्फ्लेशनरी हो सकता है। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट इन्फ्लेशनरी हो सकता है। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी जो है वो है डी, और हमसे क्या पूछा गया है? मोस्ट इन्फ्लेशनरी। देखिए ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस हैं। I hope guys you are enjoying the session. Yes, give me a thumbs up. Give me a thumbs up everyone. ये क्या हो गया? Next question is money multiplier in an economy increases with which one of the following? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? आप पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैंने मान लीजिए अपने अकाउंट में 100 रुपीज डिपॉजिट करे। आई हैव डिपॉजिटेड 100 रुपीज इन माई अकाउंट। उसमें से बैंक क्या करेगा? बैंक इसको लोन्स के तौर पे आगे देगा। बैंक ने 40 रुपए लोन के तौर पे किसी और को दिए, मैंने यहां से 40 रुपीज विड्रॉ करे अपने एक्सपेंसेस के लिए। जिसने लोन लिया उसने 10 लोगों को पेमेंट करी, मैंने आगे 10 चीजों की पेमेंट करी। सो मनी इज बीइंग मल्टीप्लाइड। आप लोग अन अकेडमी को फीस देते हो, अन अकेडमी उस फीस में से एक शेयर मुझे देता है, मैं आगे पे करता हूं। जो बैंक में मेरे डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट में है, बैंक उसको आगे देता है। तो इस तरीके से चेन बनती जाती है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लाई हो रहा है पैसा। मल्टीप्लाई होने के लिए पैसों को बैंकिंग सिस्टम में होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मनी मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज होगा? इंक्रीज इन सीआरआर। सीआरआर अगर बढ़ जाए तो बैंक
सीआरआर क्या होता है? सीआरआर इज अ सर्टेन रेशो जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है. इट कीप्स विद आरबीआई. दिस विल नॉट मल्टीप्लाई मनी, दिस विल रिड्यूस मनी, क्योंकि ये बैंक्स के लिए मैंडेटरी है. अगर सीआरआर बढ़ के 5 से 10% हो जाए मान लीजिए, तो नाउ बैंक्स हैव टू कीप मोर रिजर्व व्हिच विल रिड्यूस द मनी सप्लाई. सो ये ऑप्शन गलत है. इंक्रीज इन एसएलआर सेम, ये ऑप्शन भी गलत है. अगर आप रिजर्व्स बढ़ा दोगे तो बैंक खर्च क्या करेगा? इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल. एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही बात है. बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी, मतलब 10 करोड़ की जगह अगर 20 करोड़ बैंक अकाउंट्स हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई ज्यादा होगा पैसा. एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, दिस मे और मे नॉट इंक्रीज. हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन बैंक अकाउंट ना हो, बेरोजगार हो, मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा. बट दिस विल डेफिनेटली multiply the money in the economy. Definitely multiply the money in the economy. C is correct. This is also a very good question. देखिए ये भी conceptual questions है. Inflation पे काफी questions है इस बार. With reference to Indian economy, demand pull inflation. फिर वही बात. ये सारे के सारे inflationary हो सकते हैं. लेकिन इनमें से कौन सा demand pull inflation पे है? Which one is demand pull? एंड विच पर्सन कॉस्ट पुश. दो अलग अलग चीजें हैं. डिमांड पुल होता है कंज्यूमर साइड इन्फ्लेशन. हम और आप कंज्यूमर्स हैं. अगर हम एक चीज की डिमांड करते रहे तो वी पुल द प्राइसेस. डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है. कॉस्ट पुश इज सप्लाई साइड इन्फ्लेशन. जब सप्लाई मतलब सप्लाई धक्का मारे प्राइसेस के ऊपर. कॉस्ट पुश क्या है? टैक्सेस बढ़ा दिए, प्राइस बढ़ गया. लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया. बिजली का खर्चा बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया. ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ गए, प्राइस बढ़ गया. रेंटल्स बढ़ गए, प्राइस बढ़ गया. तो प्राइस बढ़ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश. डिमांड पुल जब कंज्यूमर की वजह से प्राइस बढ़ता है, उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो हमारी कंट्री में रियल एस्टेट के साथ होता है. एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का मतलब है कि आप लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दे रहे हो, जिसकी वजह से वो ज्यादा डिमांड कर पाएंगे. दे विल बी एबल टू डिमांड मोर. व्हेन दे आर एबल टू डिमांड मोर, व्हाट विल हैपन? It will lead to demand pull inflation. So expansionary policies, expansionary fiscal policy, monetary policy, both would put more money in the hands of people. Yes. Fiscal stimulus, same. Fiscal stimulus भी यही है. Fiscal stimulus जो है ये अडॉप्ट किया जाता है. ये टर्म जो है ये आई थी रिजर्व बैंक, यूएस ने, अमेरिका ने ये करा था आफ्टर 2008 ग्लोबल डेट जो हाउसिंग क्राइसिस थी which led to debt crisis. So fiscal stimulus is what? कि स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमी, पैसा लोगों के हाथ में दो. दिस वुड आल्सो इंक्रीज. इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वेजेस. आपने वेजेस दी, उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से इंडेक्स करके दिया. अगर मेरी इकोनॉमी में 6% इन्फ्लेशन है तो मैंने उसे इन्फ्लेशन के हिसाब से इंडेक्स करके दिया. दिस विल नॉट, इसका वही इंपैक्ट होगा. इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जितना इन्फ्लेशन है उतने से वेजेस बढ़ा दी. उसका इंपैक्ट डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे नहीं हो, इन्फ्लेशन पे होगा. मतलब इट विल नॉट लीड टू डिमांड एज मच एज दिस. मुझे पहले 100 रुपए मिलते थे, आज मुझे 106 रुपए मिल रहे हैं क्योंकि मेरी इकोनॉमी में 6% इन्फ्लेशन है. दिस वुड लीड टू इन्फ्लेशन, बट दिस विल नॉट लीड टू इन्फ्लेशन लाइक अदर टू ऑप्शंस. इसका भी अगर आप डिमांड करोगे तो इन्फ्लेशन तो होगा. इट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बट इट विल नॉट लीड टू एज हाई इन्फ्लेशन एज दीस टू. ऑलराइट. हायर परचेजिंग पावर डायरेक्ट कंज्यूमर है, ये डायरेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल. सो 4 इज करेक्ट. 4 के करेक्ट होते ही आप ये एलिमिनेट कर दो. 1 and 2 सही है तो आप ये एलिमिनेट कर दो. राइट. और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स कभी भी, अगर इंटरेस्ट रेट किसी चीज का ज्यादा होगा तो आप ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे. अगर आपको किसी चीज पे लोन महंगा मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे, तो उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा. जब खरीदोगे नहीं तो इन्फ्लेशन कैसे होगा? तो 5th इज इनकरेक्ट. सो मोस्ट लेजिबल ऑप्शन इज 1, 2 and 4. ए इज करेक्ट. 1, 2 and 4. So expansionary policy, stimulus and higher purchasing power. This is correct. तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल है. With reference to India, consider the following statements. इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करें. Retail investors through demat account can invest in T-bills and Government of India debt bonds in primary market. What can be done? Yes. So this is something, इसकी परमिशन दी है रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और हम. देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 90s में जब स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स हुए,
जब इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स हुए तो डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट कंपलसरी कर दिया गया कि डीमैट अकाउंट इज बेसिकली अ बैंक अकाउंट फॉर शेयर्स, राइट? जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, सैलरी उसमें क्रेडिट होती है और हम उसी से डेबिट करते हैं, उसी से हम अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज करके डेबिट करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। डीमैट अकाउंट इज अ कैश बैंक अकाउंट फॉर शेयर्स। हम कोई भी शेयर्स खरीदे वो उसी में क्रेडिट होंगे और जो भी बेचे वहां से डेबिट होंगे, और कोई कोई फिजिकल सर्टिफिकेट कुछ नहीं आता। अगर मैं आज शेयर्स खरीदूं, मेरे पास क्या प्रूफ है? डीमैट अकाउंट है मेरा। अब बात ये कर रहा है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स डीमैट के द्वारा टी बिल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेट बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं प्राइमरी मार्केट में? कैन दे बाय? यस, दिस परमिशन हैज बीन गिवन रिसेंटली टू रिटेल इन्वेस्टर्स। मतलब शेयर्स तो खरीद ही सकते हो, शेयर्स के लिए तो डीमैट था ही, अब आप उसके साथ साथ टी बिल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेट बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो। तो दिस इज करेक्ट। NDS, Negotiated Dealing System Order Matching, is a government securities trading platform for the RBI. This is a new platform. A factual statement, ये purely factual है, current affairs based है, last year की news है, बिल्कुल सही है। CDSL is jointly promoted by RBI and BSE. गलत, it is not operated by RBI, it is operated by BSE only and some other banks like SBI, etc. So this statement is incorrect. 1 and 2 is correct. B for Bombay. देखिए ये पूरी तरीके से फैक्चुअल, करंट अफेयर्स ओवरलैपिंग विद इकोनॉमी, ये क्वेश्चन है। अब ये फैक्चुअल है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। कहीं आपने कोई न्यूज पढ़ी हो तो आपको याद आएगी, उसके बेसिस पर आप सॉल्व कर पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड करंट अफेयर्स। सोच के देखिए, हम तब से बोल रहे हैं, गला बैठ गया मेरा बोलते बोलते, ये बिल्कुल सही बात है। सो गाइज, that would be all for me. सो गाइज, आपसे कुछ और जो है वो चीजें डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, सेट ए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। आप लिंक से वो डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड द क्वेश्चन फ्रॉम देयर। विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाटर क्रेडिट पे सवाल है, इसको आप करंट अफेयर्स ओवरलैपिंग विद टू सम एक्सटेंट इको आप मान सकते हैं। सो यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड दिस इज अ वेरी रिलेवेंट न्यूज आइटम दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट। देखिए, तो ये क्या कह रहा है, दैट इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। कि वाटर सेक्टर और सैनिटेशन सेक्टर को देखते हुए विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट ये चीज यहाँ पे इंक्लूड करी गई है। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड under the aegis of WHO and the World Bank. It aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies. तो क्या लगता है, ये इसमें क्या चीज सही है? What is something which is correct? क्या चीज सही है? Yes. So, जब आप देख सकते हैं ऐसे विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर किया जाए वाटर क्रेडिट की बात। तो वाटर क्रेडिट water.org इज अगेन
not for a non-governmental organization which is working for the benefit of those areas which are water deficit areas. So deficit in terms of water and in terms of sanitation. अब क्योंकि resources are less और sanitation is less, water is less, so what to do, क्या करना चाहिए? तो उसको देखते हुए water.org ने water credit is something through which they are providing water, they are providing loans so that they can fulfill their needs of water and sanitation. ये काम कर रहे हैं. तो उसमें होता क्या है, that they are acting as an intermediary. रूरल एरियाज में या वाटर डेफिसिट एरियाज को आइडेंटिफाई करा जाता है. वाटर डेफिसिट एरियाज को आइडेंटिफाई करा जाता है. उन एरियाज में क्या क्या चीजों की प्रॉब्लम्स है. क्या सिर्फ पानी की शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, टैप वाटर की कनेक्शन की प्रॉब्लम है, किस चीज की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसी एरिया के माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन रूरल एरियाज को लिंक किया जाता है. सो MFIs, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड दोज एरियाज, इनको लिंक किया जाता है. तो water.org is acting as a link between those areas, water deficit areas, as well as the micro financial institutions. So जिन लोगों को पानी की शॉर्टेज के लिए या पानी के सोर्स के लिए या नल लगाने के लिए या सैनिटेशन के पर्पसेस के लिए पैसा चाहिए, they can approach the micro financial institutions for loans. वो loans के लिए approach कर सकते हैं. इनको micro financial institutions loans देंगे and they, through the purpose of those loans or with those loans, what they can do is they can exercise and they can build the facilities. They can build the water facility, they can build the sanitation facility. ये काम किया जा सकता है and that is something which is highly important. इसका सक्सेस रेट बहुत है. 85% से ऊपर लोन्स जो है वो रिकवर करे जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा रेट है. इट इज अ वेरी बिग रेट कंसिडरिंग, आई मीन स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्री लाइक इंडिया जहां पे इतने हाई एनपीएस होते हैं, बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स में एनपीएस हो जाते हैं. वहीं पे जो लोग सैनिटेशन पर्पसेस के लिए लोन लेते हैं वो लोन्स रीपे भी कर पाते हैं. तो वाटर क्रेडिट को लेकर जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, तो देखिए स्क्रीन पे फर्स्ट स्टेटमेंट, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर. बिल्कुल सही बात है. वाटर सैनिटेशन सेक्टर में दे आर वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. वन इज करेक्ट. इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजेस ऑफ WHO एंड द वर्ल्ड बैंक. World Health Organization and World Bank, no, this is incorrect. It is being done by an NGO. It is not done by these global organizations. It aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies. बिना subsidies पे depend करें, जो गरीब लोग हैं उनकी, या ऐसे लोग हैं, मतलब सिर्फ जो ऐसे लोग हैं जिनके पास जरिया नहीं है, अपनी नीड्स को, वाटर नीड्स को पूरा करने के लिए, वो ये इस चीज का फायदा उठा सकते हैं. स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. So 1 and 3 is correct, C is correct. So with reference to water credit, consider the following statements. 1 and 3 are correct, C is the right option. C जो है वो सही ऑप्शन है. तो देखिए जी, अच्छा क्वेश्चन है. वाटर क्रेडिट पे क्वेश्चन पूछा गया है. जैसा कि आप जानते हैं वाटर फुटप्रिंट इतना ज्यादा है and we have to conserve water. We have to be responsible consumers of water and that is something that has to be done. तो ये काम किया जाता है इसमें. फिर आप देखिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई बैंक पे क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है. अब देखिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सब और ऑल फैकल्टीज टीच, सारे किताबों में दे रखा है, हर जगह दे रखा है, हर चीज में है, हर नोट्स में आपको मिल जाएगा. लेकिन क्वेश्चन को फ्रेम अलग तरीके से करा गया है. मतलब कमाल है. यूपीएससी को आप देखिए, यूपीएससी हैज फ्रेम्ड द क्वेश्चन सो वेल. In India, the central banks function as the lender of last resort. Usually refers to which of the following? Lender of last resort किसको रेफर करता है? Lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other resources. जब वो फेल हो जाते हैं to borrow from other resources. क्या सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए है? अरे ये कंपनी डिफॉल्ट कर गई, इसको लोन दो, ये डिफॉल्ट करने वाली है, ये डूबने वाली है, ये सिक्योरिट है, क्या इसको लोन देगा? क्या आरबीआई का काम है ऐसे इंडस्ट्रीज को, ऐसे ट्रेड को लोन देना? बताओ. Is it RBI's work to provide loans to such people? Second, providing liquidity to the banks having a temporary crisis. आप liquidity provide करो banks को जिनके पास temporary crisis है. Lender of last resort कि बैंक, देखिए banks के पास crisis तब होती है, महीने का पहला दिन होता है, पहला हफ्ता होता है, जब सैलरीज ड्रॉ होती हैं.
मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग सैलरी ड्रॉ कर रहे थे, तो बैंक की शॉर्टेज हो जाती है उस दिन, फर्स्ट को, सेकंड को, सेवंथ को। जब शॉर्टेज होती है तो बैंक्स जो है वो रिजर्व रेशोज मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने में दिक्कत होती है, तो बैंक्स ऑफन नीड फंड्स। तो व्हेन बैंक्स डोंट हैव एक्सेस टू फंड्स, दे नीड फंड्स डेस्परेटली। तो उस केस में आरबीआई एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह एक्ट करता है कि भाई जिसका कोई नहीं है उसका आरबीआई है, तो आरबीआई उसे पैसा देता है, आरबीआई लेंड्स मनी टू इट। तो बिल्कुल सही है, लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, इसमें आरबीआई जो है वो लेंड करता है। So RBI lends money to them. And then finally lending to governments to finance budgetary deficits. देखिए, गवर्नमेंट को बजटरी डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए पैसा दिया जाता है, बट क्या वो लास्ट रिजॉर्ट है या नहीं है, इस चीज पे सवाल है। गवर्नमेंट को डेफिसिट, सो गवर्नमेंट फेसेस डेफिसिट्स, फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का रहता है, और आपने सुना होगा एफआरबीएमए के तहत फिस्कल डेफिसिट को कम करके 3% पे करना है। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का अभी बढ़ के जो है 5%, 5.5%, 6% हो गया। ये प्रॉब्लम्स है, दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये सब हम देखते हैं, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू गेट इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे ये लाया जाता है, यहाँ पे इस चीज को करा जाता है, यहाँ पे इस चीज को समझा जाता है इन पर्टिकुलर टर्म्स। तो लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स, बट इन सवाल ये है कि क्या लास्ट रिजॉर्ट है आरबीआई इनके लिए, इज आरबीआई द लास्ट रिजॉर्ट, और गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक, और गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी फॉर दैट मैटर। So this is questionable. And lending to trade and industry, RBI does not deal with people like us. RBI does not deal with mango people. आम आदमी के साथ वो डील नहीं करता, आपके हमारे साथ डील नहीं करता, ट्रेड इंडस्ट्री के साथ डील नहीं करता। अच्छा क्वेश्चन है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई किसके लिए है? कमर्शियल बैंक्स के लिए है, व्हेन कमर्शियल बैंक्स फॉल शॉर्ट ऑफ फंड्स, जब उनके पास फंड्स नहीं होते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन, बहुत बढ़िया जो है वो है। एक क्वेश्चन और है जो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, अपॉइंटमेंट कमिटी होती है, अपॉइंटमेंट कमिटी जिन लोगों का नाम सजेस्ट करती है उस नाम को कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया जाता है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। सो स्टेटमेंट 1, गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Certain provisions in the Constitution of India give the central government right to issue directions to the RBI in public interest. देखिए, आरबीआई को डायरेक्शंस देना या ना देना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज मेंशन्ड इन द आरबीआई एक्ट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक सेक्शन है, सेक्शन 7, जिसे भारत सरकार इन्वोक कर सकती है। भारत सरकार इन्वोक करके उस सेक्शन को पास्ट में 2018-19 में government of India has taken funds from the RBI coffers by invoking section 7. So RBI can listen to government directives, and government can give directives in a limited capacity, not in a extensive capacity. तो यहाँ पे जो word constitution लिखा है, this is wrong. You remember section 7. Followed by that, third is governor of the RBI draws his power from the RBI Act. बिल्कुल सही बात है, गवर्नर को RBI Act द्वारा पावर दी जाती है। So 1 and 3 are correct. Option C, 1 and 3 are correct. So guys, हमने काफी डिटेल में चर्चा करी है, काफी डिटेल में एनालिसिस करी है। I hope that it was fruitful for you.